और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रखने का उद्देश्य ये है कि वर्षों से लगभग 12 साल से विभिन्न संस्थानों में, आईटीआईज में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, आईएमसी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी और एसडब्ल्यूएफ स्टूडेंट वेलफेयर फंड के अंतर्गत एम्प्लॉइज जो है नियुक्त किए गए थे, जो कि पिछले 12 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है, नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया है। ये तथ्य मैं आज इसलिए लेके आया हूं कि इससे पहले 31/7/2015 से पहले भी जो नियुक्तियां हुई थी और उसमें लगभग 945 जो इसमें कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, वो उसमें जो है ट्रेनर थे, इंस्ट्रक्टर थे, अपना क्लरिकल स्टाफ था, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, वो सभी जो हैं इसमें नियुक्त किए गए थे। लेकिन अभी तक जो उनको जो नियुक्त किए गए थे उनको जो नियमितीकरण का लाभ दे दिया गया है, जिसका जो है एक सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी सरकार, जो कि 3 अक्टूबर 2015 को जो नोटिफाई की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और उस पॉलिसी के माध्यम से जो है, इसका मैं आपको बाद में इसका जो स्क्रीनशॉट भी दूंगा ताकि उसको डिस्प्ले किया जा सके, कोई भी तथ्य जो है छुपा ना रहे सरकार का और हमारी जो इस पे जो अनियमितताएं हो रही हैं उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो 945 लोग हैं उनको नियुक्त किया गया और उनको जो है नियमितीकरण का लाभ दे दिया गया, मतलब वो पक्के कर दिए गए। लेकिन उसके बाद 31/7/2015 के बाद जितनी भी नियुक्तियां की गई, ट्रेनर की, इंस्ट्रक्टर्स की, क्लर्क की या किसी 4 क्लास की या किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो उनको जो है इस पॉलिसी के अनुसार रेगुलर नहीं किया गया। चलो बातें कुछ भी हो सकती हैं या पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण पक्का नहीं किया जा सका, लेकिन 945 लोगों को जो लाभ दिया गया वो बाकियों को क्यों नहीं दिया गया, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और अगर ये जैसे सरकारों के पास हम कई बार समय के अनुसार जो है सरकारों के पास कई बार गए हैं हम लोग, जो बीजेपी सरकार थी उसके दौरान भी हमने जो है काफी इसके बारे में अपनी बात उठाई, स्ट्रगल किया। और अभी वर्तमान सरकार या व्यवस्था परिवर्तन की, उसमें भी हम लोग लगातार जो है सरकार के संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, अपने तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी के संपर्क में हैं, लगातार हम उनके पास जा रहे हैं, लेकिन रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं। मंत्री जी का कहना था जब शुरू में वो सरकार हमारी बनी है, तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिलाया था कि कोई बात नहीं कर देंगे, 1 साल के बाद कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी हम नए आए हैं, कोई बात नहीं। तो हमने वेट किया उनका, चलो शायद हो जाएगा काम। उसके बाद भी 1 साल के बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद पुनः हमने अपने प्रपोजल लगातार रखे, मीडिया के माध्यम से भी हमने कई बार आवाज उठाई, लेकिन सरकार द्वारा इग्नोर कर दिया गया। अभी वर्तमान पिछले लगभग 1-2 साल से हम लोग लगातार फिर से मंत्री जी के पीछे लगे हुए हैं कि इस चीज को नियमितीकरण का जो है सभी को लाभ दिया जाए, जिस प्रकार बाकियों को दिया गया है। तो मंत्री जी ने बोला था कि मार्च महीने तक का वेट कर लीजिए, कर देते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। मंत्री जी का सरकारें हैं, सरकारों ने हिमाचल चलाना है, पूरा प्रदेश चलाना है, पूरे युवाओं को ध्यान में रखना है, तो चलो हमने सोचा शायद हो जाएगा। उसके दौरान भी नहीं हुआ। उसके बाद एक नया एक्सक्यूज आ गया मार्केट में जी, आरडीजी नहीं आई हमारी। चलो जी, कोई बात नहीं, आरडीजी के लिए वेट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं सरकारें किस किस प्रकार से करती हैं। सरकारों को हैंडल करनी पड़ेंगी परिस्थितियां, तो देख लेते हैं। उसके बाद हमने आरडीजी के उपरांत भी हमने देखा सरकारों के बड़े बड़े डिसीजन हुए, जिसके अंदर जो है सरकारों ने कोई जो वादे किए थे, अपने वादे, वो भी उनको वादों को पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है सरकार। जैसे कि सरकारों ने बोला है उसमें, जैसे कि 1500 रुपया देना है महिलाओं को, चलो उसके भी हम सपोर्ट करते हैं, जितनी भी नीतियां हम उनका सपोर्ट करते हैं। 1500 रुपया देना है, जो कि हमने अपनी बोलते हैं कि वो बहनों को देना है, चलो उसमें हम समर्थन करते हैं, बहनों को देना चाहिए। लेकिन ये जो बैजेस कमा रहे हैं उनको बैजेस नहीं देना है, लेकिन घर में बैठे हुए लोगों को वो पैसे देने हैं, वो जरूरी है। हालांकि मांगे नहीं है लोगों ने, ना तो लोगों को आवश्यकता है। लोग बोलते हैं हमारी जनता जो है, हिमाचल की जनता बड़ी मेहनती है, वो बोलती है हम कमा के कर लेंगे, आप हमारे लिए माहौल दो, हम पढ़ के नौकरी करेंगे, आप माहौल दो हमें, हम आईटीआई करेंगे, हम कुछ पढ़ के कुछ कमाएंगे, आप माहौल दो। लेकिन वो माहौल ना देके चलो 1500 रुपया दे रहे हैं, तो जो उसके भी समर्थन करते हैं हम सरकारों की, कोई महत्वाकांक्षी कोई सोच होगी, कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके हम समर्थन करते हैं, जो शायद वो मेरी समझ में नहीं आ पाया है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो है 94 पद जो है अभी तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए स्वीकृत किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। अब 94 विभाग जो पद हैं, जो ट्रेनर्स के और इंस्ट्रक्टर्स के, वो कर दिए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। तो यदि वो कर दिए गए हैं तो क्या वो आईएमसी के एम्प्लॉई रेगुलर हो सकते थे? उसके लिए वित्तीय प्रावधान हो गया,
और बाकियों के लिए क्या ये आईएमसी वाले जो 200 लगभग 250 लोग हैं बचे हुए, क्या उनके लिए नहीं हो सकता था? चलो उसमें भी कोई बात नहीं, अगर उसका भी हम समर्थन करते हैं, सरकार है हमारी, हमने शायद चुनी है, तो वो हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहे होंगे, लेकिन हमें वो बेहतरी नजर नहीं आ रही है। हमारी व्यक्तिगत जीवन जो है दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है, जीवन का स्तर। और सरकारें इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद एम्प्लॉइयों की ओपीएस की बात करें तो हम उसका भी समर्थन करते हैं। हमारे ही जो सीनियर हैं, जो रिटायर हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि उनकी सामाजिक सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी ओपीएस जैसा एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था पूरे देश के लिए, अगर आपकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि आप उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं, बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं तो ये आईएमसी वाले जो 250 कर्मचारी हैं, इन्होंने कौन सा आपका गुनाह कर रखा है सरकारों का? और इसके अलावा जैसे कि अमीर और गरीब का भेदभाव किए बिना जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है, जो करोड़पति होगा बंदा जिसका टर्नओवर मंथली जो है कम से कम करोड़ों का होगा, बहुत सारे हमारे पास इलीट क्लास लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज चलती हैं या उनके अपने उद्योग हैं, उनको भी उसी सब्सिडी के अंदर रखा जाता है। और एक गरीब बंदा है जो बीपीएल में है, या शायद बीपीएल से भी कई बीपीएल परिवारों की सूची में नहीं है गरीब, जिनको इस सूची का लाभ दिए तो वो तो डिजर्व करते हैं, उनको तो देना बनता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन जो एलीट क्लास लोग हैं और जो पहले से समृद्ध और संपन्न परिवार हैं, वो भी उसी सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, गरीब भी उसी का उठा रहा है। अगर वो अमीरों को लाभ दिए जा सकता है तो इनको जो मेहनत कर रहे हैं इन लोगों को जो है, या हम लोगों को उस चीज का अपनी मेहनत का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? जो सम्मानजनक ना तो वेतन दिए जा रहा है और ना सम्मानजनक सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सुविधाओं का मैं बीच में जिक्र करूंगा कि किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है डे बाय डे, और किस प्रकार से शोषण हो रहा है, शिकार किस प्रकार से हो रहे हैं हम लोग। तो इसके अलावा एचआरटीसी बसों की बात करें तो एचआरटीसी में भी जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने स्पेशल कंपनसेशन दे रखी है, बिल्कुल देनी चाहिए। महिलाओं को देनी है, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, हम उसके साथ हैं। बच्चों को देनी है, स्कूल बच्चों के पास बनाना, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। लेकिन यदि आप एक महिलाओं को एक बिना किसी कारण से एक उसमें कंपनसेशन दे सकते हैं आप इसमें किराए के अंदर, तो क्या जो मेहनत करने वाले ये जो श्रमिक हैं, श्रमिक बोलूंगा क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, रोज ये भी मिस्त्री बने होते हैं, सारे वर्कशॉप में रोज कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद भी इन लोगों को मेहनत आना नहीं देना है, उनको सुविधा नहीं देनी है, लेकिन कुछ फ्री हो सकता था शायद वो दे दो तो उससे कुछ बन जाए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा इस प्रकार की जो राजनीति से है, थोड़ा सा सरकारों से भी अपील रहेगी कि अगर आप चलो कीजिए, सारी चीजें कीजिए, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो शायद वो जनता के जो हैं हित के लिए ही हैं, और वो कहीं ना कहीं हित कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि हित नहीं कर रही है, वो हित कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को आप अनदेखा कर दो या उसको उगल के फेंक दो कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी वर्ग से संबंध रखते हैं कि बीजेपी पार्टी की है कि कांग्रेस पार्टी की है। बीजेपी पार्टी भी इसमें जो विपक्ष चाहे कि हम कोई एडवांटेज लेना जाए तो बीजेपी से भी अपील रहेगी कि कोई एडवांटेज ना ले। आपका समय भी हमने बड़े अच्छे से देखा हुआ है, तकनीकी शिक्षा मंत्रियों जो रहे हैं वो खुद जानते हैं, और उन्होंने कुछ प्रयास किए होंगे तो वो भी सामने नहीं है आज व्यथाएं। और अभी कांग्रेस की बारी है तो कांग्रेस की जो व्यथाएं वो भी सामने नहीं है। वैसे हमारे जो माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी जी, अब जितने भी विधायकों के पास, जितने भी राजनीतिज्ञों के पास, या जितने भी रसूखदार लोग हैं जो सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, मैं उनके पास गया हूं, उनसे मुझे एक चीज मिली है सुनने को कि आपके जो मंत्री महोदय हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो आपकी भावनाओं को बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। वो खुद एक एनआईटी से मेरे ख्याल से बीटेक हैं, और मेरे ख्याल से एक मैनेजमेंट डिग्री भी कर रखी है उन्होंने, रेपुटेड कॉलेज से, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन आप उस चीज के लिए तो ठीक है, लेकिन आप जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस, आपका विभाग, आपके टेक्निकल लोग ये सारे इधर बैठे जितने भी है, या तो डिप्लोमाज हैं, या तो बीटेक हैं, या एमटेक हैं, या भी बैठे हुए हैं। अगर आप जो उनका जो दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे, या वो इतने दिन से बोल रहे हैं उनका दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्या माने कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो किस ओर जा रही है, और एफिशिएंसी क्या है, हम किस प्रकार से मानेंगे। और अभी ये हम ही नहीं है, ये तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पे आए भी नहीं है, तो हम लोग मतलब 250 के करीब लोग हैं हम लोग, लेकिन हमें इस चीजों से वंचित रखा जा रहा है। इसके अलावा जो है अभी कुछ सरकारों ने अभी कई बार विधायकों के पास गए हो या मंत्रियों के पास, तो उन्होंने बोला कि आप ना रुक जाओ, हम अभी आरडीजी देखेंगे। तो आरडीजी का मेरे को नहीं लगता कि आरडीजी का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सरकारों ने जो अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि हम सब काम चलाएंगे सिर्फ आईएमसी बंदों को छोड़ के। अभी तक का जो मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा है,
तो मैं इस चीज के लिए बोलना चाहूंगा कि सरकार से विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व होइए इस मैटर के अंदर, कि उसको जो है गहनता से देखिए, क्या ये मामला सच में ही संवेदनशील है कि नहीं है। और माननीय जो तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जी हैं, मेरी बातों के ऊपर ना जाएं, जो बातें हैं वो सच्ची हैं। अब ये जो मेरे एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं, कोई दिल से बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी से पढ़ी लिखी कोई पर्ची लेके बैठा हूं, इधर कोई पढ़ी लिखी कोई पर्ची नहीं लेके बैठा हूं, जो बोल रहा हूं वो सच है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि तकनीकी शिक्षा विभाग में जितने भी जो कर्मचारी, जो ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, उनकी ओर देखें और उनके साथ जस्टिस करें। क्योंकि मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, 945 लोग पक्के कर दिए गए, वो अच्छी बात थी, वो ठीक था सारा कुछ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। 945 लोग पक्के किए जा सकते, 200-250 नहीं किए जा सकता। ये हमारे संविधान की समानता के अधिकार का भी जो है उल्लंघन हो रही है, और जो रोजगार में समानता का अधिकार हमें दिया गया उसकी भी उल्लंघन हो रही है। तो इसके अलावा जो हमारा गरिमामय जीवन जीने के लिए जो हमारे को संविधान ने आर्टिकल 21 में अधिकार दे रखा है, उसकी भी उल्लंघन हो रही है। तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि मैं डेमोक्रेसी में तो रह रहा हूं, पर डेमोक्रेसी वो कौन सी डेमोक्रेसी है, वो जो शरेआम मुझे ये फील करा रही है कि तू पता नहीं, मैं अब अपने आप को बताऊं, अपने आप को ही, तो मैं पता नहीं पाकिस्तान से आया हूं कि घोषित हो गया हूं कि मेरे को वो लाभ नहीं दिए जाएंगे पर 945 लोगों को दिए जाएंगे। यह सरकार मुझे जस्टिफाई करती। कोई ऐसा चैनल नहीं है कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, एक एडवर्टाइजमेंट भी लेके आया हूं, 2014 की एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूं, जिसके अनुसार लोग पक्के कर दिए जा चुके हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट, वॉक इन इंटरव्यू आईएमसी एसडब्ल्यूएफ के अंतर्गत सेम एडवर्टाइजमेंट इन्होंने 2017 में निकाली, वॉक इन इंटरव्यू, और उसके अंदर जो है ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। मैं आपको इसकी चीज को, आपको प्रेस को भी दिखाना चाहूंगा कि जब भी इसको जो है चलाया जाए चैनल्स के ऊपर, तो इसकी कॉपी जरूर डिस्प्ले की जाए। अगर एक इंटरव्यू 2000 इसमें हो रहा है अपना 14 में, वो रेगुलर कर दिए गए। एक इंटरव्यू मतलब 2015 से पहले जितने भी इंटरव्यू वो सारे रेगुलर कर दिए गए, लेकिन 2015 के बाद जो भी किए गए उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं आ सकती। तो वो कौन सा दोहरी नीति है, वो कौन सा संविधान है और कौन सा लोकतंत्र है, मेरे को समझ तो आ रही रहा। अब किताबों में तो मुझे स्कूल में ही पढ़ाया गया कि समानता का अधिकार है, 6वीं 7वीं से पढ़ाते आए हमें, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अधिकार है, वो अधिकार है। पर वो अधिकार जब मैं मास्टर बन गया तो मेरे को खुद दिन मिल रहे हैं, जब मैं टीचर बन गया अब मुझे खुद दिन मिल रही है। अब मैंने क्या किसी को मोटिवेट करना है, मैं बच्चों को रोज पढ़ा रहा हूं, मेरा खुद का मोराल गिरा पड़ा है, मेरा खुद का मोराल गिरा पड़ा है। क्या होगा आप जब ITI कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका मार्केट में वो बनेगा जो मेरा बन रहा है, तो क्या बोलूं मैं। और मैं ही नहीं, जो जितने भी मेरे विभागीय अधिकारी हैं, जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खुद नौकरी के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है इस टाइम वर्तमान स्थितियां उनकी अच्छी नहीं है, वो घुट रहे हैं, उनके बच्चों की जो स्थितियां जो गिर रही हैं, वो ये इस प्रकार की नौकरियों में लगे हुए हैं और घुट रहे हैं। वो लोग ना तो बोल रहे हैं, पर उनके बच्चों को भी एक चीज मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगा, पूरे प्रदेश को भी और हमारे IMC SWF वालों को स्पेशली, आपके माँ बाप ने या मेरे माँ बाप ने या हमारे अभिभावकों ने हमें स्कूल में पढ़ाया था और हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया था कि आप शिक्षित बनिए, अच्छी शिक्षा लीजिए। जब आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो अपने शोषण, जब भी आपका दमन होगा आपके अधिकारों का, तब आप अपनी आवाज उठा पाएंगे और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अगर हम आज पढ़ गए हैं, कुछ ना कुछ कर लिए हैं, जो भी है, जितना भी हमारे माँ बाप का सामर्थ्य था या हमारी सोच का सामर्थ्य था, हमने जितना पढ़ा है, यदि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं या हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो वो सबसे बड़ी लानत है हमारे लिए कि हम स्कूल में गए लेकिन अपने अधिकार संविधान में पढ़ लिया, पेपर के एग्जाम पे पास कर लिया, मास्टर ने नंबर लगा दिए, एलाजी तेरे को मौलिक अधिकार पूरे क्लियर हैं। आज वो मौलिक अधिकार क्लियर हैं, वो तो मैंने क्लास पास कर ली, पर मौलिक अधिकार जब ग्राउंड में आए तो अपना शोषण करा रहे रोज। और आज मीडिया के सामने में भी बोलने में भी उनको डर है, अपने IMC वालों को मीडिया के सामने बोलने में भी डर है, उनको अपनी शक्लें दिखाने में भी डर है, साहब के नाराज होने का भी डर है, मंत्री महोदय के नाराज होने का भी डर है, सीएम सुक्खू जी के डरने का, सुक्खू जी से भी उनको डर है कि कहीं मेरी बदली ना हो जाए, क्या पता अगली ज्वाइनिंग ना आए, क्या पता नौकरी चले ना चले, क्या पता कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हो सकता बाहर ना निकाला जाऊं। तो वैसा मुझे, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि मुझे इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, चलो मैं भाइयों को जैसे बोला, और मेरे जो साथ में जो जितने भी भाई हैं उन्होंने अपना, उनके दिल में भी इस प्रकार का रोष है और वो अपनी बात रखने आए हैं यहाँ पे, तो थैंक यू, मैं यही बात करना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर जो मीडिया, जो जितना भी बंधु हैं हमारे, उनका भी धन्यवाद है यहाँ पे जो आए हैं। और मीडिया का अगर कोई भी किसी प्रकार का इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ऐसा लगता हो कि हमारी जो मांग है शायद कहीं ना कहीं जो है अनुचित है या इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है, तो इसके बारे में ओपन डिस्कस हम करने के लिए पूरे रूप से तैयार हूं। कभी मंत्री से भी, मंत्री महोदय से भी ओपन डिस्कशन के लिए बोले तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं कि हमारी जो या गलतियां या कसूर कहां पे रहे हैं, जिस वजह से हमें इन चीजों से वंचित किया जा रहा। एक ही देश में रहते हुए, एक ही संविधान के अंतर्गत रहते हुए, संविधान की
एक तो अवमानना हो रही है, एक संविधान का भी अपमान है, और संविधान के जो रखवाले हैं हमारे जो राज्यपाल जी हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर है हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, इसके अलावा हमारी अदालतें जो है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हमारा माननीय हाई कोर्ट शिमला और माननीय हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में, उनकी भी अवमानना है कि आप संविधान को सही तरीके से और समान रूप से एग्जीक्यूट करने में असफल पाए गए हैं। ये सारी ये जो एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें आपके समक्ष रखता हूं और आशा करूंगा कि ये चीजें जो हैं जल्दी दुरुस्त कराई जाएंगी सरकार के द्वारा, और सभी न्यायालयों या राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा इसके ऊपर इंटरवीन किया जाएगा और इसके ऊपर कोई ना कोई सही निर्णय बनाया जाएगा या सही नीति क्रिएट की जाएगी। धन्यवाद। और बाकी बोलना चाहें तो। अच्छा, कुछ चीजें जो है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अच्छा, ऐसा था कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई थी आज तक 31/7/2015 से पहले, इस कट ऑफ डेट से पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उन सभी लोगों को रेगुलर कर दिया गया सरकार के द्वारा, है ना। वो नोटिफिकेशन जो वो सर ने आपको पहले भी दिखा दी, अगर इसकी कॉपी चाहिए होगी तो कॉपी आपको दे दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 2015 में इस कट ऑफ डेट के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, हालांकि उनके इंटरव्यू पहले हो चुके थे इस कट ऑफ डेट से पहले, बट स्टिल क्या हुआ कि उस कट ऑफ डेट के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और वो लोग उस पॉलिसी का लाभ नहीं ले सके। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में फिर से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए, सरकार की तरफ से फिर से नोटिफिकेशंस आई, फिर से बाकी इंटरव्यूज हुए अलग अलग ITI में, IMCSW के अंदर ही उन्होंने लोग रखने थे, लोगों ने अप्लाई किया, टीचर्स वहां पे रखे गए, बट फिर से उनको उस पॉलिसी के अंदर उसका लाभ नहीं दिया गया। 2020 में फिर से एक नोटिफिकेशन आई, एक एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई विभाग की तरफ से, उसमें उन्होंने बोला कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, है ना, और उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। वो एग्जाम लोगों ने पास किए और उसके बाद फिर वहां पे फिर से रिक्रूटमेंट दी गई विभाग के द्वारा। तो 2015, 2017, 2020 ये 3 टर्म ऐसे थे जहां पे अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रेड्स में नौकरियां दी गई। पर इसमें अब दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है कि जब वो 945 लोग 2015 में उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर रेगुलर किए जा सकते थे या किए गए हैं, तो अब ये जो लोग बाकी जो रह गए 277, ये देखिए मेरे पास ये एक नोटिफिकेशन पड़ी है, ये नोटिफिकेशन ये बेसिकली ये एक प्रपोजल है। अच्छा, ये फैक्ट की बात है, ये प्रपोजल जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने, विवेक चंद्र जो उस वक्त बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने ये प्रपोजल जो है हमारे सेक्रेटरी साहब को भेजा था और ये 2023 की बात है, जहां पे उन्होंने लिखा था कि विभाग को इन लोगों की जरूरत है और इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए। यहाँ पे उन्होंने ये चीज जरूर मेंशन की हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी सर्विसेज को टेक ओवर किया जाए और इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए, उस पॉलिसी के अंदर लोगों को लाया जाए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने लोग हैं ये टोटल, तो अगर अभी कुछ छोड़ के चले गए होंगे तो बात अलग है। ये 2023 की ये प्रपोजल था, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि 251 लोग जो टीचिंग में है, 26 लोग जो नॉन टीचिंग में और 277 ये टोटल बनते हैं सारे। तो ये सरकार को, ये सेक्रेटरी साहब को हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रपोजल दिया था। इसका मतलब ये है कि विभाग को हमारी जरूरत है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, जरूरत है विभाग को, फिर विभाग नहीं चाहता कि हमें रेगुलर करे। अब ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे पास भी पैसे की तंगी है, फाइनेंशियल हमारे पास क्राइसिस चल रहा है, स्टेट को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, RD बंद हो गई है, अलग अलग तरह की विपदाएं स्टेट के ऊपर आ रही हैं। हम उन सभी चीजों में सरकार के साथ हैं। सरकार जब पैसा इकट्ठा कर रही थी स्टेट को बचाने के लिए, जब विपदा आई थी स्टेट के ऊपर, जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, बहुत सारा यहाँ पे क्राइसिस हुआ था, तब सरकार पैसा इकट्ठा कर रही थी। तो हमारे IMC की जो यूनियन थी उसने भी 1 लाख रुपया सरकार को दिया था उस वक्त। तो हम भी चाहते हैं कि स्टेट का जो है वो डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट किस आधार पर वो डेवलपमेंट की जा रही है। देखिए, हम IMC में लगे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया हमें लगे हुए, कुछ लोगों को 12 साल हो गए, मुझे खुद को 6 साल हो गए लगे हुए। आज अगर हम देखें तो हमें जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती है 17,500 लगभग, सिर्फ 17,500 तनख्वाह मिलती है। और इतने टाइम से 12 साल से लगे हुए लोगों की तनख्वाह आज तक कितनी बार बढ़ाई गई है, उस चीज के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। पहले इनको तनख्वाह मिलती थी 10,300, फिर उसके बाद एक बार बढ़ाएगी, वो भी कम से कम 5 साल बाद। उसके बाद इनकी तनख्वाह हुई 14,100, फिर उसके बाद 2 साल फिर से बढ़ाएगी, फिर उसके बाद तनख्वाह हुई 16,200, फिर उसके 1 साल बाद फिर से बढ़ाएगी, तनख्वाह हुई 17,000 समथिंग, ठीक है। बट अब दिक्कत यहाँ पे है कि जितने हमारे पास खर्चे हैं ना, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, लोगों के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। मैं खुद की बात करूं तो मेरे माँ बाप जो है अब उस स्टेज में नहीं है कि वो कमा सके, है ना, हमें खुद को उनका सहारा बनना है। पर हम 17,000 में करेंगे तो करेंगे क्या? बच्चे पढ़ाने के लिए डाले हुए हैं, उनकी फीस तक नहीं पूरी हो रही है और अंत में ऐसा हो जाता है कि हमें लोगों से उधार लेना पड़ता है।
इतना बुरा हाल हो चुका है। तो सरकार से मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरा उनसे निवेदन है कि हमें रेगुलराइजेशन का फायदा दिया जाए। हमने बहुत अपना जो हमारा जो गोल्डन पीरियड था ना, हमारा जो टाइम था, हमने वो सरकार को दे दिया हुआ है। अब तो हम कहीं से रेगुलर नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, हमारी एजेस निकल चुकी है, वहां से हम उस जगह से आगे जा चुके हैं, रेगुलर नौकरियां निकल नहीं रही हैं, है ना। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे ये बोलते हैं कि आप पेपर देकर आइए। तो पेपर तो हमने दिया हुआ था 2020 में, पेपर वो मेरे पास पेपर की कॉपी पड़ी हुई है, मेरे पास एडवर्टीजमेंट भी पड़ी हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं जी आप पेपर